जय हिंद दोस्तों मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 भागों में आपात को बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 में रखा गया है। ये 3 आपातकाल भारतीय संविधान में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों, आज हम केवल राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के संविधान में उपबंध क्या हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के संविधान में जो उपबंध हैं, आपात उपबंध, पहली बात तो ये कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और अनुच्छेद 352 से 360 तक ये उपबंध हैं। ये जो प्रावधान हैं राष्ट्रीय आपातकाल के या आपातकाल के जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं और संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संप्रभुता की सुरक्षा करने के लिए इनको जोड़ा गया है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस प्रकार से होती है। देखिए, अनुच्छेद 352 में ये दिया गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी हिस्से में, देखिए पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी पार्ट में अगर किसी भी हिस्से में सुरक्षा के खतरे हों तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 3 शब्द युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति। एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में होकर के आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। दोस्तों, मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जबकि अब सशस्त्र विद्रोह को इसके स्थान पर जोड़ दिया गया है। देखिए, जब आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर करते हैं तो इसे बाह्य आपातकाल बोलते हैं, तब इसको बाह्य आपातकाल बोला जाता है। और अगर इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तब इसे आंतरिक आपातकाल बोला जाता है। अगर जो देश के अंदर जो आंतरिक अशांति हुई है, अगर उसके कारण आपातकाल की घोषणा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आंतरिक आपातकाल। देखिए, एक बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश में भी हो सकती है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश के किसी एक भाग में भी की जा सकती है। दोस्तों, जब 1980 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, मिनर्वा मिल्स का मामला। 1980 में एक मिनर्वा मिल्स का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक वर्डिक्ट दिया था मिनर्वा मिल्स के मामले में, और मिनर्वा मिल्स के मामले में ये कहा गया था कि आप राष्ट्रीय आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल को चुनौती दी जा सकती है। देखिए, अगर
राष्ट्रीय आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। देखिए इसकी उद्घोषणा किस प्रकार से होती है और अवधि क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन ये घोषणा तब की जाएगी जब मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव देगा। अगर मंत्रिमंडल ने उसको लिखित रूप में प्रस्ताव नहीं दिया तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। और इस प्रावधान को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, अर्थात 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे उस राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लिखित सूचना को या मंत्रिमंडल की लिखित सूचना को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसी उद्घोषणा का जो संकल्प होगा वो सदन के कुल सदस्य संख्याओं के बहुमत से या जितने सदस्य वहां उपस्थित होंगे उनके 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत से पास होना। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में प्रत्येक सदन के सामने उसको रखा जाता है और 1 महीने के अंदर अनुमोदन नहीं मिलता तो राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहता, और अगर एक बार अनुमोदन मिल जाता है तो ये 6 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है। अब उद्घोषणा की समाप्ति किस प्रकार से होती है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको किसी भी समय राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा ला करके समाप्त कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जब या जिसे जारी रखने का जो अनुमोदन है वो लोकसभा निरस्त कर चुकी हो। दोस्तों, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या कार्यपालिका पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। दोस्तों, केंद्र को किसी भी राज्य के विषय में कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति मिल जाती है। देखिए, राज्य की सरकार को निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन राज्य सरकारों को या राज्य सरकार के किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार को मिल जाती है। दोस्तों, विधायी शक्ति की अगर बात करें तो विधायी शक्ति में जितने राज्य सूची में वर्णित विषय हैं वो सारे राज्य सूची के वर्णित विषय जो हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को हो जाता है। देखिए, यहाँ भी कि राज्य विधायिका को निलंबित नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को या संसद को मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो सारी जैसे सपोज करिए कि कोई कानून जो है राज्य सूची के विषय पर आपातकाल के समय बना दिया गया, तो यह जो कानून होगा आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक ही लागू होगा। 6 माह आपातकाल जैसे ही समाप्त होगा उसके 6 माह बाद तक ये कानून चलेगा और फिर उसके बाद ये कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर इस स्थिति में आपातकाल के समय में संसद अपने सत्र में नहीं है या संसद का सत्र नहीं है, तो अगर संसद का सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य सूची के विषय पर। दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का। देखिए, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य जो संवैधानिक कर हैं या जो कर हैं उन करों का जो वितरण है उनको संशोधित कर सकते हैं, और ऐसा संशोधन केवल उस वित्त वर्ष तक ही लागू रहेगा जिस वित्त वर्ष में ये आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। राज्यसभा पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अब जो प्रभाव लोकसभा पर पड़ेंगे समझिए। दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा और
प्रत्येक बार में केवल 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 1 वर्ष के लिए ही इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसके लिए कोई बाउंडेशन संविधान में नहीं है, इसको कितनी भी बार एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। इसी प्रकार जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल को भी इसी प्रकार से एक वर्ष करके कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये दोनों जो राज्य विधानमंडल और लोकसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी करेंगे, ये केवल आपातकाल के समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक ही प्रवर्तन में 6 माह तक ही लागू रहेंगी। उसके बाद 6 माह के बाद ये भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, मूल अधिकारों के प्रभाव को जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव से संबंधित 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 है। दोस्तों अनुच्छेद 358 में